तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और मैं सुरेंद्र। और कल हम बात कर रहे थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो कल हमने आपको बताया था कि किडनी के अंदर 8 लाख नेफ्रॉन, मतलब एक किडनी 8 लाख नेफ्रॉन से बनी होती है। तो 8 लाख नेफ्रॉन, आपको पता है किडनी इतनी सी जिसमें 8 लाख नेफ्रॉन, तो स्ट्रक्चर तो छोटी होनी है। तो जब एक नेफ्रॉन को देखा गया जूम करके, तो उसकी कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से पाई जाती है, उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से पाई जाती है। तो जब नेफ्रॉन के मुंह वाले हिस्से पर एक गुच्छानुमा संरचना पाई जाती है, गुच्छानुमा संरचना पाई जाती है इस प्रकार से, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और उसके जस्ट पीछे वाले हिस्से को बॉमेन संपुट, इसको क्या बोलते हैं, बॉमेन संपुट या बॉमेन कैप्सूल। और इस वाले हिस्से को जो है इसको यहां से लेके और इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो बात करते हैं कि इसका काम क्या है। तो ये जो मुंह पे होता है ग्लोमेरुलस, इसका काम है कि ब्लड को छानना। और ये काम करने में इतना माहिर है कि ये इसको ब्लड के अंदर कुछ भी मिला वो सबको छान देता है, जैसे ही ब्लड आएगा इसके पास ये सबको छान देता है, चाहे वो काम की हो चाहे बिना काम की हो, आवश्यक हो या अनावश्यक हो, यूजलेस यूजफुल, सबको छान देता है और इधर भेज देता है। ब्लड से कहता है आप निकलो, ये सबको छान लेता है। तो फिर ये बोलता है कि अरे गधे, तूने सबको ही छान दिया। तो इसका भी एक काम है कि ये यूरिया को इधर भेज देता है, यूरिया से कहता है निकल। और जो काम वाली चीजें हैं उन सबको ये दोबारा बॉमेन संपुट दोबारा ब्लड में सप्लाई कर देता है, और ये बाकी का जो यूरिया वगैरह होता है उसको निकाल देता है मूत्र मार्ग के जरिए बाहर, पेशाब से। तो ग्लोमेरुलस का मेन काम है कि छानना, इसका मेन काम है कि ये छानने का काम करता है। रक्त आया और उसको छान देता है, चाहे यूजलेस हो या यूजफुल हो, कोई भी हो, सबको छान के रख लेता है। और ये फिर बॉमेन कैप्सूल क्या करता है कि अनावश्यक को इधर निकाल देता है, आवश्यक को रख लेता है कि भाई इसको ब्लड में छोड़ देंगे, और इसको पेशाब के माध्यम से यूरिया वगैरह को बाहर निकाल देता है। तो ग्लोमेरुलस का काम है रक्त को छानना, फिर शुद्ध रक्त को वापस, मतलब ये शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है, छान लेगा और उसके बाद में रक्त को आगे भेज देगा और उसको रख लेता है। तो फिर बॉमेन संपुट कैप्सूल, इसका काम होता है कि आवश्यक पदार्थों का पुनर्अवशोषण करना। भाई ये एब्जॉर्बेशन कैसे करता है कि जब ये कहता है भाई तूने सबको ही छान दिया, तो ये काम करता है कि जो अनावश्यक चीज़ है उनको तो यूरिया के माध्यम से बाहर निकाल देता है पेशाब से, और जो ये है आवश्यक चीज उन्हें ब्लड में सप्लाई कर देता है। तो इसका मेन काम ये हो गया कि आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करना और बाकी को निकालना। फिर यूरिया को अलग करता है, और इस पूरी विधि को भाई रीऑब्जर्वेशन करता है ये। तो इस विधि को कहते हैं डायलिसिस अपोहन विधि। क्या कहते हैं, डायलिसिस विधि। और नेफ्रॉन के जरिए आपको पता है ब्लड को उसको बाहर निकाल दिया जाता है, यूरिया को। फिर बात करते हैं कि किडनी के मुख्य दो काम, भाई किडनी के दो मुख्य काम होते हैं कि एक तो उत्सर्जन करना और एक रीऑब्जर्वेशन करना। भाई पुनर्अवशोषण करना, तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है किडनी के दो मुख्य काम, तो दो हैं, एक तो उत्सर्जन करना और एक रीऑब्जर्वेशन करना, कि पुनः अवशोषण करना। और बात करते हैं इसके बारे में और थोड़ा खुल के थोड़ा सा। तो यूरिन पेशाब, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। तो यूरिन पेशाब में 95% जल होता है, और यूरिया इसके अंदर 2% होता है। और इसका स्वभाव, प्रकृति इसकी अम्लीय होती है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 4.8 होता है। इसका पीएच मान, ह्यूमन पेशाब का मान, पीएच मान
4.8 होता है, और 4.8 होता है तो वो किस में आता है, अम्लीय में, क्योंकि 7 से ऊपर होता है वो आता है क्षार में, और जो 7 से नीचे होता है वो आता है अम्ल में, और जो 7 हो जाता है लेवल में वो उदासीन होता है, वो उदासीन होता है। तो यूरिन पेशाब का पीएच मान 4.8 होता है, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसका रंग जो आप कभी देखे हो कि अपन कभी कभी जैसे लेट पेशाब करने जाते हैं, या फिर कि कोई गोली दवाई जब बीमार हो जाते हैं या गोली दवाई लेते हैं तो उसकी वजह से अपना पेशाब का रंग पीला हो जाता है, वो किसके कारण होता है, तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। और गंध, फिर बात करते हैं गंध के बारे में। तो गंध क्यों आती है, हमने आपको कल बताया था कि अमोनिया 2-3 घंटे यूरिया 2-3 घंटे के बाद में अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है, जिसके वजह से गंध आने लगती है। तो इसी वजह से अमोनिया के कारण गंध आती है। अब बात करते हैं कि किडनी में बीमारी कौन कौन सी होती हैं। तो किडनी में स्टोन, आपने सुना होगा कि किडनी में पथरी है, स्टोन, किडनी में पथरी है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, किडनी में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, किडनी में जो पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। और इसको निकालने के लिए, क्योंकि किडनी में अम्ल और कैल्शियम दोनों बहुत कड़ा बहर है इन दोनों में। तो जब कभी अगर गलती से किडनी पथरी में हो जाए तो हो सके तो सुबह खाली पेट 1 गिलास नींबू का पानी पिए, ताकि हो सकता है 2 महीने के अंदर, 2-2.5 महीने के अंदर धीरे धीरे आपकी पथरी निकल जाए कट के। तो अगर, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं पहले ही कि किडनी के अंदर कैल्शियम और एसिड दोनों में दुश्मनी होती है, तो क्या है कि वो कट के निकल सकता है, क्योंकि अम्ल पिए, मतलब अपन जब नींबू पिएंगे तो वो अम्लीय होता है, तो उस वजह से। फिर बात करते हैं कि यूरेनिया ये अमोनिया की वजह से बीमारी होती है। यूरेनिया एक बीमारी वो अमोनिया की वजह से होती है, जो कि जिनके पेशाब में गंध आने लगती है, तो वो यूरेनिया बीमारी अमोनिया की वजह से होने लगती है। फिर बात करते हैं गठिया ये क्यों होती है। तो इसके होने का एक खास रीजन है कि जो हमारी हड्डियों के जोड़ होते हैं, तो इन जोड़ों में एक साइनोवियल द्रव पाया जाता है। क्या भरा रहता है, साइनोवियल द्रव, जो कि ग्रीस का काम करता है। किसका, ग्रीस का काम करता है। तो वो अगर आपको जब बुढ़ापे में कि वो जब सूखने लगता है तो किसकी मात्रा उन्हें बढ़ेगी, यूरिक एसिड की। और जब यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ेगी तो तुम देखते हैं बड़े बूढ़े जब बैठते हैं तो वो लकड़ी लेके बैठते हैं और उसके हाथ पैर कहते हैं चू चपड़ बोल रहे हैं, तो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि साइनोवियल द्रव सूख जाता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे उनके हाथ पैर काम कर जोड़ अकड़स जाते हैं, जिसकी वजह से वो न तो ढंग से उठते ना बैठ सकते हैं। तो इस वजह से वो गठिया बीमारी यूरिक एसिड की वजह से होती है, क्योंकि साइनोवियल द्रव सूख जाता है हड्डियों में। फिर बात करते हैं, ये तो चलो छोटी मोटी बीमारी हुई, अब दूसरी दोनों किडनी खराब हो जाए तो उसका भी क्या उपाय। फिर भाई जब किडनी खराब होने लग जाए तो भाई एक किडनी अगर खराब हो जाए किसी इंसान की तो उसे जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरी को पड़े रहने दो, कोई मतलब नहीं। एक किडनी पे आदमी जिंदा रह सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे। एक किडनी से आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर दोनों ही खराब हो जाएं तो उसके लिए तो फिर एक ही उपाय है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाए। और किडनी ट्रांसप्लांट स्थानांतरण 48 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। किसी मृत व्यक्ति की किडनी ली तो 48 घंटे की ही होनी चाहिए अंदर में, उससे ऊपर गई तो खराब हो जाती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल हो जाता हो। तो एक किडनी अगर किसी अपने भाई किसी की एक किडनी खराब हो जाए तो किसी अपने जान पहचान वाले से ले लीजिए, भाई तेरी एक किडनी से काम चल जाएगा, तू हमारी एक किडनी दे दे तो उससे काम चल जाएगा। और अक्सर कभी कभी हो सके तो जो ये लड़की बाबू सोना करती है ना कि ये कहती है हम आपके लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, तो कभी गलती से अगर किडनी खराब हो जाए तो उन्हीं से मांगनी चाहिए भाई आज मेरी किडनी खराब है, तब पता चलेगा कि वो कितना साथ देती है लाइफ में। तो इनसे बच के रहिए बाबू, ये सब मोह माया है, कुछ लेके नहीं जाना यहाँ से।
फिर बात करते हैं मुख्य उत्सर्जित पदार्थों के बारे में। तो पादप और पेड़, लाशा, गोंद। भाई अपन देखते हैं कभी कभी पेड़ वगैरह में कुल्हाड़ी मारी आप और 2 दिन बाद उसमें जाके देखे तो या तो काला निकलेगा या सफेद निकलेगा, तो वो एक गोंद होती है। तो वो उनका क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। फिर बात करते हैं स्तनधारी। तो ये यूरियोटैलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरियोटैलिक कहलाते हैं। और यूरियोटैलिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये यूरिया उत्सर्जन करते हैं। और यूरिया उत्सर्जन कौन करते हैं? स्तनधारी। तो स्तनधारी में कौन आते हैं? अपन और पशु, मानव और पशु। तो कई लोग सोचते हैं कि जब स्तन की बात आती है स्तनधारी की तो वो लड़कियों पे लेके जाते हैं कि हम नहीं है। कुछ लड़के सोचते हैं कि हम नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए बात है। भैया ये बात नहीं है कि हम भी स्तनधारी हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों के, लड़का हो या लड़की, दोनों के स्तन समान होते हैं। ये तो 12 साल की उम्र के बाद में उनके स्तन बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्तन ग्लैंड्स, ग्रंथि भी पाई जाती है, जो कि अपने अंदर नहीं है। अपने स्तन तो हैं लेकिन ग्लैंड्स, ग्रंथि नहीं है, उनके अंदर ग्रंथि भी है। फिर बात करते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक किन्हें कहते हैं? तो पशु पक्षी, पक्षी और सरीसृप, जैसे रेंगने वाले पक्षी, उड़ने वाले। तो सरीसृप जैसे सांप वगैरह है, छिपकली वगैरह है, जो रेंगते हैं, तो वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। और वो यूरिकोटैलिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं, यूरिक एसिड। फिर बात करते हैं एमोनोटॉलिक। एमोनोटॉलिक, तो वो जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें एमोनोटॉलिक कहते हैं। जो अमोनोटॉलिक किन्हें कहते हैं? जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें एमोनोटॉलिक कहलाते हैं। और वो होते कौन से? मछली और कीट, मछली और कीट। फिर एक लास्ट है गुआनोटैलिक। क्या? गुआनोटैलिक, जो गुआनिन नामक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। गुआनिन नामक उत्सर्जन पदार्थ करते हैं। और उनमें एक ही है जो ऐसा काम करता है, वो सिर्फ है मकड़ी। क्या है? मकड़ी। तो ये एक बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आपको क्लियर किया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और अगर इसकी क्लियरिटी अगर किसी को साफ नहीं दिखती हो तो जैसे ही आप वीडियो जब देखते हैं तो ऊपर 3 डॉट आइकन होता है, तो उसमें एक क्वालिटी फंक्शन भी होता है, तो उसकी क्वालिटी को फुल कर लीजिए ताकि आपको साफ दिख जाए। कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा दिया जाएगा ताकि आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको जवाब मिलेगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाय बाय।